आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? किससे कनेक्ट हुआ ये? किससे, एक बार बताएं मुझे जल्दी से। किससे कनेक्ट हुआ है? हरिओम पांडे लिखा हुआ आ रहा है। अरे हम का कह दिया। कनेक्ट कैसे हो गया हमसे? हरिओम पांडे, तुम बेटा बात भी नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। बेचारा डर गया। हाँ, अब तुम सारे हैंड रेज कर दो, यही काम रह गया मेरा। स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बेटा एक बार। अगर किसी और बच्चे से कनेक्ट हो जाता है तो ठीक है, करते हैं। किससे कनेक्ट हुआ है अभी? कौन बोल रहा है? प्रियंका यादव। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? अच्छा, मिर्जापुर। मिर्जापुर से, अच्छा यूपी। जी सर। पढ़ाई ठीक चल रही है? जी सर, ठीक चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ज्यादा कनेक्ट करता नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, ठीक नहीं है, ऐप अभी बंद हो जाएगा ऐसे। तो पहले पढ़ाई कर हेलो लेते हैं, सर। ठीक है ना? फिर ओके करेंगे एक सर। दिन कनेक्ट। ठीक है। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर सर इसके भाई बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटा तेरा? सर सीपी यादव। अच्छा, ठीक है। तो सर क्या मैं कर, एक बोल सर बेटा। हम जेई की तैयारी करेंगे बट सर अभी संकल्प भारत में सर हिंदी मैडम से नहीं है। यार, हिंदी मीडियम की टीम नहीं है हमारे पास अभी, और मान ले हम झूठ में कोई ऐसा टीचर लाए जो ठीक ना हो तो फिर नहीं ठीक बनेगा। तो जब तक टीचर अच्छे ना हो, हम लोग सिलेक्ट ना कर पाए, तो लाने का फायदा नहीं अभी, है ना? और हिंदी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बताता हूँ। क्वेश्चंस जो होते हैं ना टाइप करवाने के लिए, उसके लिए अलग टीम चाहिए होती है बिल्कुल। मान ली टीचर तो चल मेहनत करके पढ़ा भी दे, फिर उसकी डीपीपी बनानी है, उसका पैकेज बनाना है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, ये ठीक है ये सर। परेशानी है। बैकहैंड में टीम नहीं मिलती है जो ये काम कर सके हमारे लिए। ठीक है। तो चलो करेंगे कनेक्ट, एक ठीक मिनट पढ़ाई करते हैं आज, है ना? काफी सारे बच्चों ने ओके। हैंड रेज कर दिया है। ठीक है। ओके। चलो देखें, एक आधे एक बच्चे से और बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने इतने सारे हैंड रेज कर रखे हैं ना, ये ऐप में दिक्कत आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। चलो विपुल से कनेक्ट करते हैं, बाद में करेंगे यार, बात सबसे करेंगे। आवाज आ रही है? नहीं। चलो ठीक है, अब हैंड रेज करना बंद करो, हैंड रेज करना बंद करो, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। यस, स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बच्चा लिख रहा है, सर अब पढ़ा लो बस। हाँ ठीक है। चैट रुक गई है, हैंग हो जाएगा। पहले मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार चैट में बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चैट में बता दो बेटा। चैट रुक गई है, हैंग हो गया। मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है? हैंड रेज मत करो अब, हैंड रेज मत करो अब, मैं नहीं कनेक्ट करूंगा, मैं इसलिए नहीं कनेक्ट करता। यस। अब बताओ चैट में, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है, आवाज आ रही है? चलें स्टार्ट करें। स्क्रीन छोटी लग रही है, स्क्रीन तो ठीक होगी। सब ठीक है? पहले बताओ, बायोमोलिक्यूल में वैभव कुछ करते हैं बेटा उसका।
तुम्हारे जिस जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है ना, मैं एक बार उसको सबका पोल्यूशन, वो सॉरी, सबका सॉल्यूशन निकालता हूं, नॉट पोल्यूशन। ठीक है, यस। अभी मुझे बताओ, क्या सही चल रहा है? आवाज आवाज आ रही है? सब ठीक है? ऑडियो क्लियर है? स्टार्ट करें? आप में से कितने बच्चे रेडी हैं कि 1 घंटा वीक में 4 दिन हम लोग अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, मैं और एमडी सर, 2 दिन बॉटनी 2 दिन जूलॉजी, क्वेश्चन कराएं बहुत सारे? रेडी हो? पहले मुझे बताओ, ऐप में कोई दिक्कत आ रही है अभी? खुशबू बाद में कनेक्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चंस कराएं, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, है ना? नहीं, अभी अभी नहीं, लास्ट में लेट हो जाएगा बेटा बहुत। ठीक है, चलो आज का पहले टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं और फिर आगे डिस्कस करेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। अब सब सही है? चैट मैं एक बार प्राइवेट कर रहा हूं। यस, चैट प्राइवेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको ये लेक्चर नंबर 12 है और लास्ट लेक्चर है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के 2 से 3 सवाल करा रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे किया आपने ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन कैसे करे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा ये। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पेडिग्री एनालिसिस में ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? देखो, ये ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है क्या? वाई लिंक्ड है, मेल से फीमेल में गया है। अच्छा, फीमेल से सारे मेल चाइल्ड में नहीं गया, तो वाई लिंक्ड है क्या? नहीं है। एक्स लिंक्ड है क्या? नहीं है। अब ये ऑटोजोमल रिसेसिव और डोमिनेंट है। देखो, ये दोनों अफेक्टेड हैं। अगर रिसेसिव होता तो यहां स्मॉल ए लिखते, यस, तो ये नहीं आ सकता था। तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं आएगा बेटा, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट आएगा। किसका किसका ऑटोजोमल डोमिनेंट आया? इसका किसका किसका ऑटोजोमल डोमिनेंट आया? कैसे चेक किया? मेरी बात समझ ध्यान से। मान ले ये एक्स लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि अफेक्टेड फीमेल का नॉर्मल सन है, इसलिए नहीं है। वाई लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि मेल अफेक्टेड है, तो ये वाला मेल नॉर्मल है। ऑटोजोमल रिसेसिव और डोमिनेंट हो सकता है। अगर ये दोनों डार्क हैं और ऑटोजोमल रिसेसिव होती तो यहां स्मॉल ए ये लिखते, तो फिर ये कैसे आ जाता? ये तो आ ही नहीं सकता था। तो इसीलिए ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो ये वाला होगा कैपिटल ए स्मॉल ए और ये वाला होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जो नॉर्मल है वो स्मॉल ए होगा। यस, यस। अब ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें बताओ, इसमें बताओ। देखो, ये 3 मैरिज हैं, 1 2 3। अब यहां चेक करते हैं, फीमेल अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, ये इसका सन अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, ये सन अफेक्टेड है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको एक्स लिंक बना सकता हूं? बना सकते हैं। देखो कैसे, फादर अफेक्टेड है एक्स डॉट वाई, फीमेल इसको कैरियर ले लो एक्स डॉट एक्स, तो ये वाली फीमेल क्या आ गई? अफेक्टेड आ गई, यहां से एक्स यहां से एक्स। ये वाला जो मेल है यहां से एक्स और यहां से वाई ले लो, सॉरी ये एक्स वाई तो बाहर से आ रहा है। और ये वाली फीमेल अफेक्टेड कैसे आएगी? सॉरी ये मेल कैसे अफेक्टेड आएगा? यहां से एक्स डॉट ले लो और वाई, और ये फीमेल क्या आ जाएगी बेटा? देख, ये वाली फीमेल क्या आ जाएगी? यहां से एक्स एक्स ले सकते हैं या एक्स डॉट एक्स ले सकते हैं, एक्स डॉट और या एक्स एक्स आ सकता है। ये वाली फीमेल बता, ये अफेक्टेड कैसे मिलेगी? एक्स डॉट से। ये मेल जो है क्या आ जाएगा? ये एक्स वाई है। ये वाला क्या आ रहा है? एक्स डॉट आ रहा है, तो ये वाला मेल क्या आ रहा है? एक्स डॉट वाई आ रहा है, तो एक्स लिंक आ जाएगा बेटा। ये एक्स लिंक आ जाएगा, ये फीमेल कैरियर है, एक्स लिंक आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स लिंक। और उसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों बनेगा। कैसे पता चलता है हमें? ये तीनों मैरिज में एक अफेक्टेड एक नॉर्मल है, तो ये बन सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। इसको चेक करते हैं। ये फीमेल अफेक्टेड है, सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, यस। फादर अफेक्टेड है तभी डॉटर अफेक्टेड है, यहां फादर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड आ सकती है। तो क्या ये भी एक्स लिंक बन सकता है? क्या ये भी एक्स लिंक बन सकता है? यस और नो? अच्छा, स्क्रीन साइज छोटा हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
ये देख बेटा, ये देख, ये देख, ये देख, मेरी बात सुन ध्यान से, ये एक्सलिंग नहीं है। ये क्या एक्सलिंक्ड है? नहीं सर, ये एक्सलिंग नहीं है, वाइलिंक है। ये मेल में अफेक्टेड आ रहा है, वाइलिंक भी नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट, देख कितनी मैरिज है, 1 2 3 और ये 4th, 4 मैरिज है। अब यहां एक अफेक्टेड नॉर्मल, एक अफेक्टेड नॉर्मल, एक अफेक्टेड नॉर्मल, लेकिन ये वाली मैरिज में दोनों अफेक्टेड है, नॉर्मल है ये, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा। यस, ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा बेटा। ये कोई ऐसा है जिसको पेडिग्री में दिक्कत हो रही है? कोई ऐसा है जिसको पेडिग्री में दिक्कत हो रही है? बताओ पहले से, कोई है जिसको पेडिग्री में दिक्कत हो रही है? 8वां रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, ये एक्सलिंक नहीं बनेगा क्योंकि फीमेल अफेक्टेड है, मेल चाइल्ड नॉर्मल है। वाइलिंक बनेगा नहीं, ये नॉर्मल है, यहां अफेक्टेड है, तो ये क्या बनेगा? ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होता अगर दोनों अफेक्टेड हो और नॉर्मल बच्चा आ रहा हो। यस, यस। तो क्या हम और प्रैक्टिस करेंगे? मेरी बात सुने ध्यान से, आपके पास पूरा का पूरा एक डीपीपी और उसका सॉल्यूशन बना रखा है, वो पेडिग्री का आपके ऐप में है, एक बार चेक कर लेना। अगर उसके बाद भी दिक्कत होगी तो कमेंट में आज के लेक्चर के बाद लिख देना। मैंने कल एक बच्चे की कमेंट पढ़ी थी कि सर पेडिग्री नहीं बन रहा। एक बार फिर से आप लिख लेना उसको, कि मतलब एक बार फिर से उस जो लेक्चर मैंने, मतलब सॉरी, डीपीपी सॉल्यूशन मैंने दिया, वहां से उसको सॉल्व करना। करेंगे? शायद डीपीपी नंबर 8 है वो शायद। यस, एक बार करोगे उसे? जल्दी बताओ, एक बार करोगे? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को कहां दिक्कत हो रही है, मेरी बात सुन। आप लोगों को यह दिक्कत हो रही है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर मैंने ये लिखा हुआ है, ये डार्क है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? अगर डिजीज डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप ये है और डार्क वाले का जीनोटाइप ये है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में मेरे पास डार्क वाले का जीनोटाइप क्या है बेटा? डार्क वाले का कहां गया, एक मिनट रुको, हो ऑटोसोमल डोमिनेंट में डार्क वाले का जीनोटाइप ये है, ये, और नॉर्मल वाले का ये है क्योंकि डिजीज डोमिनेंट है। रिसेसिव में डार्क वाले का ये है। अगर आप ये वाली बात समझ पा रहे हो ना, फिर हो जाएगा। 4 रूल बताए थे। वाइलिंक कब होगा? जब मेल से मेल में जाएगा। एक्सलिंक होने के लिए क्या चाहिए? फादर अफेक्टेड चाहिए, अगर फीमेल अफेक्टेड लाना है तो। दूसरा, अफेक्टेड फीमेल के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड चाहिए, अफेक्टेड फीमेल के मेल चाइल्ड अफेक्टेड चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव कैसे पहचानोगे? अगर दोनों डार्क है, सही है, तो नॉर्मल तभी पॉसिबल है जब क्या हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। और अगर दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या मतलब हुआ? ये देख, दोनों नॉर्मल है, मान ले दोनों हमारे पास क्या है बेटा? दोनों हमारे पास क्या, इधर देख ध्यान से, मान ले दोनों नॉर्मल होता और ये अफेक्टेड आता, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब ऑटोसोमल रिसेसिव हो। मेरी बात समझ? अगर ये दोनों नॉर्मल है, अफेक्टेड चाइल्ड आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों अफेक्टेड है, नॉर्मल चाइल्ड आ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये 4 बातें अगर तुम्हें पता है तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तुम्हें प्रॉब्लम इसमें हो रही है, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे एक चीज बता, मेरे को एक चीज बता, अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है, जैसे डिजीज डोमिनेंट है, तो क्या वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में दिखेगी? यस। अगर कोई डिजीज रिसेसिव है तो होमोजाइगस में दिखेगी। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है नौशाद, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, कौन सी स्लाइड अभी पढ़ा है नहीं? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है? किन डिसऑर्डर्स को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है? इन डिसऑर्डर का जो रीजन है, रीजन इज म्यूटेशन, किसी तरीके का म्यूटेशन है, और क्या होती है? कैन पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में जा सकती है। यस और नो? अब म्यूटेशन किस तरह की हो सकती है बेटा? म्यूटेशन किस तरह की हो सकती है?
म्यूटेशन में क्या हो सकता है, एक तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, एक क्या हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, यस। और दूसरा हो सकती है बेटा चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो या स्ट्रक्चर में चेंज हो, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाए या हमारे पास क्या हो जाए बेटा, या हमारे पास क्या हो जाए, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, चेंज इन स्ट्रक्चर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज हो या पॉइंट म्यूटेशन हो और ये म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाए, इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। यस और नो? यस सर। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप की हैं, सुन लो ध्यान से बेटा। जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग जो है वो दो टाइप की पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक हम क्या पढ़ते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या मतलब है भाई, मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या मतलब बेटा, प्लीज पढ़ाई करो। अगर स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई है पूरा फोकस करो आपको, क्योंकि मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है कल से। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, और मे भी कल मैं क्वेश्चन करा दूं आपको। तो प्लीज ध्यान से पढ़ो, पूरा फोकस करके पढ़ो। और जेनेटिक डिसऑर्डर से क्रॉस के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि वो मेंडल में थी। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि मेंडल जैसा क्रॉस बना के मैं इस डिसऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मतलब ये क्या फॉलो करेगा, ये क्रॉस में मेंडल का पैटर्न फॉलो करेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, ये क्रॉस में क्या करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर आप जरा ये समझें कि क्या है एग्जैक्टली। इसमें क्या होगा कि इसमें ये फॉलो करेगा मेंडेलियन पैटर्न। ये फॉलो करता है क्या, मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता है, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ क्रॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? मेंडेलियन पैटर्न ऑफ क्रॉस फॉलो करता है, इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, ये फॉलो करता है मेंडेलियन पैटर्न ऑफ क्रॉस। दूसरा दूसरा हम लोग ये बोलेंगे, दूसरा ये बोलेंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन ड्रॉ ऑन पेडिग्री। इसको हम पेडिग्री में ड्रॉ कर सकते हैं, या पेडिग्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, या हम स्टडी कर सकते हैं किसके थ्रू, स्टडी थ्रू पेडिग्री। किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, पेडिग्री के थ्रू। क्या ये बात क्लियर है? पेडिग्री के थ्रू हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसको हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला है। इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में ध्यान से सुनेंगे, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या आएगा, सुन लो ध्यान से। इसका एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, यस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब एग्जाम्पल हैं। थैलेसीमिया, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मेंडेलियन डिसऑर्डर के, ठीक है। तो ये मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता है, इसको हम क्रॉस के थ्रू बना सकते हैं। यस यस यस, ठीक है, क्लियर है। प्लीज बेटा हैंड रेज मत करो अब, क्योंकि ऐप ऐसे दिक्कत करेगा, ठीक है। हाँ, ऐप की थोड़ी सी दिक्कत रहती भी हमारे साथ, है ना। हाँ, अब आ जाओ जरा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सी है? हाँ भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सी है? जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर बदलने से हो, अकर ड्यू टू चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिकली नंबर। और ये क्या होता है बेटा, ये जनरेट होता है रेंडमली, जनरेट रेंडमली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के वक्त रेंडमली जनरेट होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो ये पेरेंट नॉर्मल है, ये पेरेंट नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल पेरेंट है हमारे पास ये। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये मेल है, ये फीमेल है हमारे पास,
तो हम ये कह रहे हैं कि जब इनमें गैमेट बन रहा था उस वक्त क्रोमोसोम की संख्या रेंडमली चेंज हो गई, इसके पेरेंट्स में नॉर्मल था। मान लो हो सकता है इसके पेरेंट्स नॉर्मल हो, ये नॉर्मल है, पर इसके अंदर रेंडमली हो गया। तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? इसको नहीं ड्रॉ कर सकते, कैन नॉट बी ट्रेस्ड, ट्रेस या ड्रॉ थ्रू मेंडल क्रॉस। मेंडल के क्रॉस के थ्रू नहीं बना सकते इसको, क्योंकि ये रेंडमली बनता है। ये बात समझ में आई है कि नहीं? गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ही अचानक से बन गया था। कैसे बन गया था? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा। जेनेटिक्स का वन शॉट चाहिए आपको? एक बार चैट में बताएं। लैग हो रहा है? चैट में बताओ। लैग हो रहा है तो लिखो एक बार। लैग हो रहा है तो लैग लिखो एक बार। चैट में लैग है? ठीक है, एक बच्चा लिख रहा था अभी। ठीक है, तो आप ध्यान दो ना यार, छोड़ो ना, क्या करना तुम्हें? चैट करनी किस लिए? मुझसे ही तो बात करनी, नहीं सुन रहा मैं तुम्हारी बात आज। इधर ध्यान दो पढ़ाई में। मेरी बात सुन, आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि यार हम इसको क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते मेंडेलियन क्रॉस के थ्रू। सुन ध्यान से। मान लीजिए फादर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसका सन भी नॉर्मल है। सन में जब गैमेट बन रहे थे ना, उस वक्त अचानक से क्या हो गया, किसी एक गैमेट में या किसी दो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा हो गया। अब इसको फर्टिलाइज करने का चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी तो बात है। हम क्यों नहीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आगे ट्रेस कर सकते? रीजन बता रहा हूं आपको। रीजन हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रेंडमली बनती है। रेंडमली मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में बन सकती है। और कब बनती है? गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। क्या उसके पेरेंट्स में थी? नहीं थी। तो इसका मतलब फिर आप इसको ट्रेस कैसे करोगे, कैसे बताओगे? क्योंकि जब आप पेडिग्री बनाते हो तो किस में देखते हो? एंसेस्टर में देखते हो। किस में देखते हो बेटा? एंसेस्टर में देखते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अंजलि कोई बात नहीं बेटा, रुक जा भी। एंसेस्टर में देखते हो। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो डिसऑर्डर है ये रेंडमली ह्यूमन में बनी है, किसी में भी, उसके पीढ़ी में थी नहीं, पिछले वाली में, तो क्या आप पेडिग्री पे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। और दूसरा एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि मान लो, मेरी बात समझो ध्यान से, मान लो किसी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन से वाली? मेंडेलियन वाली। सिक्कल सेल अनीमिया किसी को है, मान लो, ध्यान से सुना बेटा, किसी को सिक्कल सेल अनीमिया का वो कैरियर है, समझो ध्यान से। मान लो उसके क्रोमोसोम पर ये क्रोमोसोम है उसके पास, ये सिक्कल सेल अनीमिया का वो कैरियर है। कैरियर मतलब उसके पास ये जीन है। तो 50% गैमेट में ये जाएगी ना, 50% में ये वाला तो क्रोमोसोम जाएगा ही। तो एक क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फिक्स है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बनती है ना, वो कैसे बनती है? किसी भी ह्यूमन में संख्या कम ज्यादा हो गई, किसमें? गैमेट्स में। दूसरा, उस गैमेट को मौका मिलेगा फर्टिलाइजेशन का, कितने परसेंट चांस है? कितने परसेंट चांस होता है कि स्पर्म को चांस मिलेगा फर्टिलाइज करने का? लाखों में से कोई एक स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। क्या उसके अंदर वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम है? पता नहीं। तो इसीलिए इसका कोई पैटर्न नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं पैटर्न बना सकते? पहला, पेरेंट्स में नहीं था। दूसरा, गैमेट में रेंडमली बनता है, पर उस गैमेट को फर्टिलाइजेशन का चांस मिलेगा ये भी तो पता नहीं, इसलिए इनको हम नहीं बना सकते। तो इसको हम पढ़ते कैसे? हम ऐसे कहते हैं कि 5000 इंडिविजुअल में किसी एक को हो सकता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या होता है? एक से ज्यादा रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। बेटा अभी आपने जेनेटिक्स पढ़ ली है, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गई है। हर साल हम पढ़ाते हैं, पर मैं इस साल इसको थोड़ा पक्का करूंगा। मतलब मैं 2-3 दिन 4 दिन तक जेनेटिक्स के रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगा।
सही है, क्लियर है? यस। तो एक बार ये नोट कर लो, हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो रीजन है, अगर आपसे कोई कहे इसका रीजन क्या है, अगर कोई रीजन कहे तो क्या होता है बेटा? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन कब होती है? इन एनाफेज 1। एनाफेज 1 किसका? मियोसिस 1 का, ऑफ मियोसिस 1। यस, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर है? यस। स्लाइड नंबर 2 है ये। इधर देख लो बेटा, ये नोट कर लो, फटाफट से आगे चल रहे हैं। क्लियर है? यस, यस। चलो आगे चलो यार, क्यों परेशान हो? चलो आगे पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। अब मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता रहा हूं और इनकी डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीजन क्या है, मैंने बताया नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1 lead to gamete with higher or lower number of chromosome. When this gamete fuse to other gamete, उससे क्या होगा? इंडिविजुअल विद एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसको ये बात लिखी हुई समझ में आई है? उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुन, ये इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, इससे जो गैमेट बना उसमें 24 क्रोमोसोम थे, इससे जो गैमेट आया 23। ये गैमेट की बात कर रहा हूं। जब ये गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्रोमोसोम कितने आ गए? 47। इस 47 कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कह रहे हैं। और ये गैमेट क्यों बना, ये एबनॉर्मल क्यों बना? इसका रीजन नॉन डिसजंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नॉन डिसजंक्शन से ये गैमेट बना। जब ये गैमेट फ्यूज हो गया तो ये जो इंडिविजुअल आया इसमें 47 क्रोमोसोम है, इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कह रहे हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया? अगर नॉन डिसजंक्शन हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है? गैमेट में हाइयर और लोअर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए हैं, जैसे यहां पर ज्यादा आ गए, और जब इसने फ्यूज किया तो मेरे पास वो इंडिविजुअल बना है जिसमें क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एन्यूप्लॉइडी बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो एन्यूप्लॉइडी गैमेट को नहीं बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन इंडिविजुअल को बोलते हैं। वो तब होगा जब गैमेट फ्यूज कर पाएगा। यस, यस, हां या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है?
भाई एबनॉर्मल गैमेट बन गया पर उसको मौका नहीं मिला, जब वो फ्यूज करेगा तो जो इंडिविजुअल बनेगा ना, वो इंडिविजुअल हमारे पास क्या है बेटा, अरफा क्या दिक्कत हो गई बेटा? ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं पहले ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पूरा फोकस मेरी तरफ करो और जो मैं आपको बोले जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जो पेरेंट से बच्चे में जाते हैं, जन्म से प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण क्या होता है? किसी भी प्रकार की म्यूटेशन। म्यूटेशन दो तरह की हो सकती है, या तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है या क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन हो सकती है। अगर हम बात करें कि पॉइंट म्यूटेशन, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको हम पेडिग्री के थ्रू, मतलब हम क्रॉस बना सकते हैं प्रॉपर, कि इसके गैमेट बने, ये आया फ्यूज करके ये, तो प्रॉपर मेंडल के क्रॉस के थ्रू से पढ़ सकते हैं। यस और नो? इसको एनसीईआरटी लिखती है मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करेगा। उसके बाद हमने बोला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि यदि किसी भी ह्यूमन में, किसी भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, किसी भी ह्यूमन में जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट बनते वक्त मियोसिस होती है। ये बात में कोई डाउट है तुम्हें? नहीं, ये नहीं डाउट है। तो गैमेट बनते वक्त जब मियोसिस होती है तो कुछ ऐसी मियोसिस हो जो एबनॉर्मल हो जाए। एबनॉर्मल का मतलब उसमें क्या हो, क्रोमोसोम के जोड़े अलग ना हो। अगर अलग नहीं होंगे तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे किसमें? गैमेट्स में। और उन गैमेट्स को अगर मौका मिल जाए फ्यूज करके जाइगोट बनाने का, तो क्या होगा? इंडिविजुअल में क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीजन क्या है, तो आप लिखोगे नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? जोड़े का अलग होना। नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1 विच लीड टू एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी रिजल्ट है, एन्यूप्लॉइडी रिजल्ट है, रीजन नॉन डिसजंक्शन है। इस बात में कोई डाउट है? और तुम्हारे सिलेबस में 3 डिजीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी है। फिर होता है क्लेनफेल्टर, उसमें भी 47 होते हैं। यस, उसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। मेल होता है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। यस। अब हमारे पास टर्नर है, उसमें 45 क्रोमोसोम है। उसके अलावा आप चाहो तो लिख सकते हो सुपर मेल, सुपर मेल लिख सकते हो, या सुपर फीमेल लिख सकते हो। यह भी कुछ कंडीशन होती है। इसमें 44 प्लस ट्रिपल एक्स होता है बेटा। इसमें 44 प्लस एक्स वाई वाई होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स्ट्रा वाई है, यहां पर एक्स्ट्रा एक्स है। यस। तो इनमें से तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 है, इनके बारे में पढ़ा रहा हूं जल्दी से। क्लियर है? यस। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? और आपको ये पता है बेटा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उसमें ये बाई चांस इवेंट है। बाई चांस मतलब कहीं पर ऐसा डाटा है कि हर 3,500-4 हजार बच्चों में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? बाई चांस पे। दूसरी बात मैं बताता हूं, आप लोगों को शायद ये नहीं पता है, मैं बता देता हूं। आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, सबने पढ़ा है। आप सबको पता है कि मियोसिस ह्यूमन फीमेल में कब स्टार्ट हो जाती है? उसकी फीटस स्टेज में, मतलब उसका बर्थ भी नहीं हुआ है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। लेकिन वो मियोसिस रुक जाती है डिप्लोटीन में। जब प्यूबर्टी आती है तो मियोसिस स्टार्ट होती है। अब वो उसकी होती रहती है, जैसे मान लो 13 एज पे हुई, 14 पे हुई, तो मियोसिस होती रहेगी, एग बनते रहेंगे। अगर फीमेल में हाइयर एज में मियोसिस हो, जैसे 35 में, 40 ईयर्स में मियोसिस हो, उस एज में जाकर जब बच्चा पैदा होगा उसमें डाउन सिंड्रोम के चांस हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि जब फीमेल में हाइयर एज में 40 के आसपास चाइल्ड बर्थ होता है तो नॉन डिसजंक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखी जाती है कि 3,500-4,000 बच्चों में एक को नॉर्मली डाउन सिंड्रोम होता है। लेकिन अगर फीमेल हाइयर एज में चाइल्ड बर्थ होता है 40 की एज में, तो हर 300-200 बच्चों में से एक को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आ गई है? ये वाली बात समझ में आई है? यस।
इसका यह मतलब नहीं है कि आपको शादी जल्दी करनी है, शादी तो 30 में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बन जाओ बस। यस, क्लियर है? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे आ जाओ। सबसे पहले अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। पहली डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देख ले बेटा, किसने डिस्कवर की थी? 1866 में। अब ये ईयर जो है 1866 में किसने डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन, तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट के नाम पर लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। अब मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है सर? 47 है। 47 में कौन सा एक्स्ट्रा है? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स आते हैं। सिंड्रोम शब्द का क्या मतलब होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटिव सिम्टम्स, मिलते जुलते जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिंड्रोम। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सिम्टम्स को अपने क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। यस और नो? यस। तो अपने ने यहां पर लिख दिया है डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने 47 लिख दिए। 21st क्रोमोसोम की अपने ने क्या लिख दी है? ट्राइसोमी लिख दी है। 21st क्रोमोसोम की अपने ने क्या लिख दी है? ट्राइसोमी लिख दी है। क्लियर है? सही है। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब जरा इसके सिम्टम्स देखो। आपको इस बच्चे को देखकर क्या लग रहा है बेटा? इस बच्चे को देखकर क्या लग रहा है? इसकी हाइट नॉर्मल है? नहीं, सबसे पहले इसकी हाइट कम है, उसको लिखेंगे शॉर्ट स्टेचर्ड। क्या लिखेंगे? शॉर्ट स्टेचर्ड। इसका राउंड फेस है। कैसा फेस है? राउंड फेस है। यस और नो? माउथ ओपन है, ओपन माउथ है। यस, ओपन माउथ है। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई है, तो फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्डेड। यस और नो? यस और नो? और मेंटल डेवलपमेंट भी कम होगी। अगर मेंटल डेवलपमेंट कम होगी तो उसके लिए हम लिखते हैं लो आईक्यू। इसका आईक्यू लो होगा। यस, लो आईक्यू। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं बेटा? साइकोमोटर। क्या लिखेंगे? साइकोमोटर लिख रहे हैं। आईक्यू लो है इसका। उसके अलावा बेटा इसमें क्या होगा? मेरी बात सुन ध्यान से। इसका ओपन माउथ है, फरोड टंग है। फरो का क्या मतलब होता है? जब इसकी जीभ देखोगे तो उस पे ऐसे फरो दिखेगा, तो फरोड टंग है। यस। और जो इसकी फिंगर्स देखोगे, इसकी जब फिंगर्स देखोगे तो उस पे अजीब से लूप्स आएंगे, तो हम लिखेंगे बेटा लूप्स ऑन फिंगर। लूप्स ऑन फिंगर। अब मेरी बात ध्यान से सुने, तुम कहां मिस करोगे, क्वेश्चन गलत होगा। एनसीईआरटी ने इसके सिम्टम्स लिखकर दिए हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा? डाउन सिंड्रोम के प्रॉपर सिम्टम लिखे हैं। ये लिख दिए ऐसे कि स्मॉल राउंड हेड है, फरो टंग है, पार्शली ओपन माउथ है, ठीक है, पाम ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ा पाम है, और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है, मतलब लाइनें कैरेक्टरिस्टिक है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है। तो एक सिम्टम यहां लिखे हैं, दूसरे सिम्टम इस डायग्राम में लिख दिए हैं। देखो क्या लिखा है, देख रहे हो? कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज। ये क्या होता है? जब कोई भी बीमारी जन्म से हो उसे कहते हैं कॉन्जिनाइटल। कोई भी बीमारी जन्म से हो तो क्या लिखोगे? कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है। अब यहां देखो, फिंगर पर क्या है? ऐसे लूप्स है, ठीक है। ब्रॉड फ्लैट फेस, चपटा चेहरा है। यस। बिग रिंकल टंग, है ना? ये चीज समझ में आ रही है? और देखो यहां पर दिखा भी रहा है, आप देखो ध्यान से, ये वाला क्रोमोसोम 3 दिख रहे हैं आपको? यहां 3 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? 1 2 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? यस, ये दिखा भी रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि यहां पर आप देखो फरोड टंग है, ठीक है, हमारे पास ओपन माउथ है, राउंड फेस है, ये सिम्टम्स है। उसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दो जगह सिम्टम लिखे हैं, दो जगह लिखे हैं सिम्टम, एक तो उसमें और डायग्राम में भी लिखे हैं। आप गलती मत करना डायग्राम वाला छोड़ के। दूसरी बात बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे, हम जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था, तो बेटा सबसे पहले ये पाम जो हाथ की हथेलियां ये चौड़ी हैं और ये जो लाइनें हैं बहुत गहरी हैं। दूसरा, इस हाथ पे लूप्स बने हुए हैं, ऐसा कुछ फिंगर्स पे। बहुत सारे बच्चे अपनी फिंगर्स ऐसे चेक करते थे, जब मैं क्लास 12th में या ड्रॉपर बैच को ऑफलाइन में पढ़ाता था, वो चेक करते थे पढ़ते पढ़ते, आप भी कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्लास 12th में जेनेटिक्स पढ़ रहे हो। यदि आप मेंटली रिटार्डेड होते तो जेनेटिक्स समझ नहीं आ रही होती। यस यस, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ठीक चल रहा है मामला, ठीक है। तो उस दूसरा बेटा ये स्टीराइल नहीं है। स्टीराइल मतलब इसकी आगे जनरेशन जा सकती है, नॉट स्टीराइल। पर इसमें 47 क्रोमोसोम है, 50% बच्चों को ये डिजीज होने के चांस रहेंगे। यस, और ये आसपास आपको दिखते हैं बच्चे, आपको लगता है कि यार ये बच्चा थोड़ा सा पागल पैदा हो गया, ऐसा बोलते हैं, मतलब अजीब सा बिहेव करता हो, तो ये बच्चे दिखते हैं। मैं कह रहा हूं हर 3,500 में से एक बर्थ ऐसी होती है। यस, क्लियर है? यस, यार यहाँ तो ऐप की दिक्कत है। ठीक है, ये देख लो बेटा। हाँ, ये बच्चा बहुत टाइम से घूरे जा रहा है, सही है, लिख लो एक बार इसको। आ जाओ जरा, डाउन सिंड्रोम हमने बात कर ली, क्लिनफिल्टर और टर्नर की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये स्टीराइल नहीं है। यस, अब जरा देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। हमारे पास दूसरी डिजीज है जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम कितने हैं सर? 45 है। जीनोटाइप क्या है सर? जीनोटाइप है 44 प्लस एक्स नॉट। अब मैं बोल रहा हूं सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ये मेल है फीमेल है? ये इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है? सेक्स ऑफ इंडिविजुअल है, ये फीमेल, फीमेल है। अब इसके जो सिम्टम्स आएंगे वो देखो। सिम्टम्स में इसमें भी शॉर्ट स्टेचर्ड आएगा, ऐसा नहीं है, शॉर्ट स्टेचर्ड इसमें भी आएगा। यस, इसमें क्या होगा बेटा? ओवरी रूडिमेंट्री है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री? ओवरी में एग डेवलपमेंट नहीं होगी। ओवरी में क्या नहीं होगी? एग डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नो एग डेवलपमेंट इन ओवरी। तो एग डेवलपमेंट हमारे पास नहीं होगी किसमें? ओवरी में। तो एग डेवलपमेंट हमारे पास नहीं हो रही है किसमें? ओवरी में। क्लियर है? तो हमने क्या लिख दिया बेटा? हमने ओवरी को क्या लिख दिया? रूडिमेंट्री लिख दिया। हमने यहां पर शॉर्ट स्टेचर्ड लिख दिया। हमने यहां पर क्या लिख दिया? शॉर्ट स्टेचर्ड लिख दिया। सही है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया अंडर डेवलप, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं हो रहे।
हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी डेवलप नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि ये जो फीमेल है ये स्टीराइल है। स्टीराइल मतलब इसमें आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकती। क्लियर है? ये टर्नर सिंड्रोम है। अब मान लो अपने क्लिनफिल्टर सिंड्रोम लिखते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? उसमें क्रोमोसोम है 46 47। यस। और जीनोटाइप क्या आएगा उसमें? जीनोटाइप आ जाएगा मेरे पास 44 प्लस एक्स एक्स वाई। यस, 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ जाएगा। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है बेटा, इसमें सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा? ये क्या मेल है। यस। अब इस मेल है, पर इसमें क्या होगा बेटा, इसके सिम्टम्स जो आएंगे वो ऐसे आएंगे। सिम्टम्स आएंगे, ये मेल है, मेल विद सम फीमेल लाइक कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर, मेल विद सम फेमिनिन कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर आएंगे जो फीमेल जैसे हैं। दूसरी बात उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, गाइनिकोमास्टिया। गाइनिकोमास्टिया का मतलब है मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर हमने क्या लिख दी है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है यहां पे। यस और नो? यस सर। अब क्या है बेटा, टेस्टिस वेल डेवलप नहीं है। अगर टेस्टिस नॉट वेल डेवलप, हार्मोन्स उस तरीके से है नहीं, टेस्टोस्टेरोन, तो उस केस में यह भी क्या आएगा? स्टीराइल आएगा। तो आपको एक बात समझ में आई, टर्नर और क्लिनफिल्टर, टर्नर और क्लिनफिल्टर, ध्यान से सुनो बेटा, टर्नर और क्लिनफिल्टर दोनों स्टीराइल है, लेकिन डाउन सिंड्रोम स्टीराइल नहीं होता। यस, डाउन सिंड्रोम स्टीराइल नहीं होता। क्लियर है? यस और नो? ये देख लो। तो हम यहां पर क्लियर है बेटा इस चीज को लेके कि हमारे पास आप देख सकते हो, हमारे पास इसके जो सिम्टम्स हैं आप देख लो, क्लिनफिल्टर में देख लो। ओवरऑल वैसे तो ये मेल है, पर इसमें क्या है, कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट हो जाती है, फीमेल जैसे, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, इसको कहते हैं गाइनिकोमास्टिया। ठीक है? और ये इंडिविजुअल क्या है? स्टीराइल है। दूसरा इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या, ओवरीज आर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का क्या मतलब है? डेवलप नहीं है। ठीक है? क्लियर है? और क्या है? लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये भी स्टीराइल है देखो, पर ये स्टीराइल नहीं होता डाउन सिंड्रोम वाला। क्लियर है? ये स्टीराइल नहीं होता। यस, ये स्टीराइल नहीं होता। कर लेंगे? जल्दी बताओ। तुम्हें ये याद करके जाना है बेटा, तुम्हें ये याद करके जाना, नेम ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है? क्लियर? उसके बाद क्रोमोसोम कितने हैं? ठीक है? मेल और फीमेल, और स्टीराइल है, और सिम्टम्स। ये करके जाना है तुम्हें, इस तरीके से याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा। जैसे मान लो अपने ने लिख दिया डाउन सिंड्रोम, कितने क्रोमोसोम है? 47। मेल है कि फीमेल है? एनी ऑफ द अबव, कुछ भी हो सकता है। स्टीराइल है? नो। सिम्टम्स हम लिख लेंगे। सेकंड है टर्नर, क्रोमोसोम है 45, टर्नर में फीमेल है, स्टीराइल है, यस, सिम्टम हमें लिखने हैं। थर्ड है हमारे पास क्लिनफिल्टर, ठीक है? क्लिनफिल्टर, क्रोमोसोम कितने? 47, मेल और फीमेल, मेल है, स्टीराइल है, यस। यहां तक समझ में आ रही है ये बात? ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? कर लोगे ये सब? अरे कर लोगे बेटा, ट्रांसजेंडर नहीं है ये,
ये चीज पे हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, प्लीज सिम्टम्स याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यस चलो आगे चलेंगे बेटा। आज यूट्यूब पर क्या है पता नहीं, आ जाओ। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बेटा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका मीनिंग? मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है अकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, और क्या फॉलो करेगा, फॉलो मेंडेलियन पैटर्न। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल बताओ, तुम्हारे सिलेबस में कितनी है ये? सबसे पहली है सिक्कल सेल अनीमिया, सबसे पहली तो ये है, यस और नो? सबसे पहली है तुम्हारे पास सिक्कल सेल अनीमिया। भाई पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, सुन लो ध्यान से भाई, एक मिनट, कुछ चीजें क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। आज मैं ये चैप्टर करा रहा हूं, थोड़ा सा बचेगा तो अपने कल भी कर सकते हैं, पर कल मैं पीवाईक्यू कराऊंगा इसके सारे, जितने भी पीवाईक्यू हैं मैं कल क्लास में कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यस, आप साथ करोगे, और पीवाईक्यू के अलावा और भी क्वेश्चन कुछ क्लास में कराऊंगा कल मैं। फिर मैं क्या करूंगा, आपको संडे को कोई क्लास शेड्यूल होगी भी आपकी, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्लास कैसी लगेगी, आपको मैं एक सेशन उसका डाल दूंगा, जो आपका पहला सेशन है। मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर में पहले सेशन में अपने क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल में क्या हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं पूरा? यस, हमने बस वही तो नहीं पढ़ा, वॉटसन क्रिक मॉडल, बाकी चीजें तो नहीं पढ़ी, बाकी चीजें तो नहीं पढ़ी ना, मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी चीजें नहीं पढ़ी, तो आप चाहो तो उसको बायोमोलिक्यूल में से देख लो, मैं उसको डलवा दूंगा यहां भी जानबूझ के। यस, क्लियर है? यस बेटा, यस, हाँ। दूसरा दूसरा मंडे अगर आपका संक्रांति का या किसी चीज का ऑफ होगा सारी क्लासेस का, तो फिर मैं अपनी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मंडे को। जूलॉजी की नीड नहीं है, क्योंकि जूलॉजी का सिलेबस ठीक जा रहा है, तो मैं मंडे को फिर मतलब सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर का, पहला नहीं। पहला क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो उसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोड एसिड, ये सब पढ़ा दिया है। हाँ कि नहीं, बता पहले बताओ, वो सब पढ़ा दिया है नहीं पढ़ा दिया है? भाई मैंने बायोमोलिक्यूल में प्रॉपर पढ़ा है डीएनए सारा, मक्कारी नहीं करना। यस यस, चलो इसमें सिक्कल सेल अनीमिया, बी है थैलेसीमिया, फिर पीकेयू। इन तीन को डिटेल में पढ़ना है आपने, डिटेल स्टडी करनी है इनकी। ठीक है, इनके
सिर्फ नाम दे रखे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनके सिर्फ नाम दे रखे हैं। क्या मेंशन है? ओनली नेम मेंशन है। तो क्या डिटेल पढ़े? नहीं जरूरत है। इसके अलावा कुछ और नाम बता देता हूं। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म का मतलब होता है सफेद हो जाना स्किन पूरी। फिर एल्कैप्टोन यूरिया, यस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में नाम हो सकता है। करना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। अब इधर आ जाओ। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे पास सिर्फ एक डिजीज का नाम दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सिर्फ नाम मेंशन है, डिटेल नहीं पढ़नी। क्या है? ओनली नेम मेंशन है। ओनली क्या है? नेम मेंशन है, डिटेल नहीं पढ़नी हमने सिर्फ इसकी नेम मेंशन है, और वो भी पेडिग्री में। सेक्स लिंक में हमारे पास कौन कौन सी है बेटा? सेक्स लिंक में हमारे पास एक है, हमारे पास हेमोफीलिया, हेमोफीलिया है। फिर हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है, यस और नो? अरे हाँ या ना? ये डिटेल पढ़नी है हमें, ठीक है? ये डिटेल पढ़नी है, क्लियर है? इसकी हमें क्या करनी है? डिटेल पढ़नी है, ठीक है? क्लियर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए टोटल मुझे 5 डिजीज पढ़नी है, 3 ये और 2 ये। इनका सिर्फ नाम मेंशन है, इसका सिर्फ नाम दे रखा है। तो क्या डिटेल पढ़नी है? नहीं, सिर्फ नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जल्दी। कीर्ति क्या हुआ बेटा? लिख जल्दी से, जल्दी लिखो। हो गया? ठीक है, यस। आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, नोट कर लो बेटा एक बार। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा रहा हूं, जल्दी कर, जल्दी जल्दी फास्ट, यस। और एफजीएच का बेटा शास्ता अब्बास, अगर मैं इसका 1 शॉट रिकॉर्ड करूंगा तो कम से कम 6 से 7-8 घंटे का आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। हाँ, प्राइम में। हाँ, कर दूंगा वैसे। क्वेश्चन कल करेंगे ना बेटा, क्वेश्चन करेंगे ना, आप क्यों परेशान हो? जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तो बनेंगे ना। कैसे सोचना सारा सिखाऊंगा। टाइप ऑफ डिजीज क्या है भाई? टाइप ऑफ डिजीज कैसी है? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है पहले समझ ध्यान से। सिकल सेल एनीमिया बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्या है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है? हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन बेटा। हमारे पास हम ऐसे लिखते हैं एचबी, एचबी का मतलब हेमोग्लोबिन है। उसके ऊपर ए लिखते हैं तो इसका मतलब नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। नॉर्मल क्या बन रहा है? हेमोग्लोबिन है, यस। और अगर एचबी के ऊपर एस लिखते हैं तो ये क्या है बेटा? ये मेरे पास एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है। अब आप में से मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना ये एलील है कि क्या चीज है? ये एचबी है, क्या है? एलील है कि क्या चीज है? ये जाइगोट है, एलील है? ये एलील दे रखे हैं बेटा। तो जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो ये मैंने एलील लिखा है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूंगा तो मेरे पास HbA, अगर 2 एलील लिख दी मैंने HbA,
तो ये क्या है, इसका नॉर्मल आरबीसी होगा। आरबीसी कैसा होगा, नॉर्मल शेप का होगा, ऐसा ऐसा। यस। और अगर मैं ये लिख रहा हूं HbA और HbS, इसमें मेरे पास सिक्कल शेप का, सॉरी, इसमें भी नॉर्मल आरबीसी है, इसमें भी क्या है, नॉर्मल आरबीसी है, ऐसा। पर क्योंकि इसमें क्या है, सिक्कल सेल की एक एलील प्रेजेंट है, इसको कैरियर बोल सकते हैं। अब ये वाला जो है बेटा HbS और HbS, इसका जो आरबीसी है सिक्कल शेप का है। कैसा है, सिक्कल शेप का क्या है, आरबीसी है। वो इस तरीके का आएगा, ऐसा। यहां तक समझ में आ रही है तुम्हें? यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप समझ में आ गया? जीनोटाइप समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो मेरे पास 3 जीनोटाइप हैं। तो हम ये समझ रहे हैं बेटा, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो कैरियर है, कैरियर, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, कैरियर जो है विद 1 एलील ऑफ सिक्कल सेल अनीमिया, उसका नॉर्मल फिनोटाइप है। फिनोटाइप है, यस और नो? यस और नो? भाई कैरियर ये है, इसका नॉर्मल फिनोटाइप है। दूसरी बात हम ये लिख रहे हैं बेटा, हम ये लिख रहे हैं कि जिसको सिक्कल सेल अनीमिया होगा उसके दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे, तो आसानी से हो जाएगा। मतलब मान लो अगर मैं इसके बीच में क्रॉस कराता हूं HbA HbS, इसको क्रॉस कराता हूं ऐसे HbS, तो मेरे पास क्या क्या आएगा सर? एक तो ये आएगा HbA HbA आएगा, फिर क्या आएगा HbA HbS आएगा। ऐसे कितने आएंगे सर? 2 आएंगे। और फिर मेरे पास क्या आएगा? HbS HbS आएगा। यस और नो? तो अगर मेरे पास दोनों पेरेंट कैरियर हैं, बोथ पेरेंट क्या है? कैरियर हैं, कैरियर हैं, ध्यान सुनेंगे, दोनों पेरेंट क्या है? कैरियर हैं। तो उस केस में क्या होगा? 25% प्रोजेनी को क्या होगा? सिक्कल सेल अनीमिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मान लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, 25% को अपने सिक्कल सेल अनीमिया, यहां पे परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं आपको कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इधर देखेंगे सारे बच्चे बेटा, इधर देखेंगे, हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। ध्यान से देख मेरी तरफ, लिख लियो एक बार, रुक जा भी। ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन है यहां पर, जिसको अपने लिख रहे हैं HbA। ये जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, यस और नो? और इसी की म्यूटेशन के बाद हमारे पास ये आ जाती है, ये आ जाती है HbS। तो अगर आपसे पूछा जाए कि HbA की म्यूटेशन से HbS आई है, कौन से क्रोमोसोम पर आई है? कौन से क्रोमोसोम पर आई है? 11 पे। अब जरा समझो ध्यान से, हेमोग्लोबिन जो होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। हेमोग्लोबिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, तब आपको क्लियर होगा। हेमोग्लोबिन में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है हीम और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन की कितनी यूनिट होती है सर? 4 सब यूनिट होती हैं। कितनी सब यूनिट होती है? 4 सब यूनिट होती हैं। तो मैंने यहां पर हीम के लिए सेंटर में Fe लिख दिया। ऐसा एक हीम नहीं होता, 4 हीम होते हैं। और मैंने यहां पर 2 सब यूनिट ये लिख दी और 2 सब यूनिट ये बना दी। इस वाले का नाम, ध्यान दे बेटा, इस वाले का नाम अल्फा सब यूनिट है और इस वाले का नाम मेरे पास बीटा सब यूनिट है। ध्यान दे, इस वाले का नाम मेरे पास बीटा सब यूनिट है। ये वाली कौन सी है सर? ये वाली कौन सी है? बीटा सब यूनिट है। क्लियर है? ये वाली कौन सी है? अल्फा सब यूनिट है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर
जो HbA जीन होती है वो क्या करती है, वो नॉर्मल बीटा सब यूनिट के लिए होती है, ये रही नॉर्मल बीटा सब यूनिट बनाती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? तो मेरे पास, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसी को याद है? क्वाटनरी, किसी को याद है? ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, बायोमोलिक्यूल में लिखा था। यस सर। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि जो HbA है उससे नॉर्मल बीटा सब यूनिट फॉर्म होती है, और जब ये आरबीसी के अंदर जाता है तो आरबीसी ऐसी शेप का बनता है। जब ये वाली यूनिट्स बेटा, ये वाली यूनिट्स किसके अंदर जाती हैं, ध्यान देंगे, ये वाली यूनिट जो है हमारे पास, ध्यान दो, ये नॉर्मल वाली जो हमारे पास इसमें जाती हैं, देखो बेटा, ये देख रहे हो नॉर्मल हेमोग्लोबिन बना रहा हूं मैं। नॉर्मल हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है वो नॉर्मल शेप का आ जाता है। आरबीसी कैसी शेप का आ जाता है, नॉर्मल शेप का। ये वाली इसके अंदर प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आ रही है? ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है बेटा, ये क्या है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। कोई डाउट है किसी को? मेरी बात समझ में? देखो ये आरबीसी कैसी शेप का आ गया, आरबीसी आ गया बाई कनकेव। कैसा आ गया, बाई कनकेव। अब जरा इसको समझना, HbS से क्या होगा, हमारे पास मैंने ये लिख दिया Fe, ये लिख दिया Fe। Fe से अल्फा सब यूनिट तो नॉर्मल बनी है, यहां पर अल्फा सब यूनिट नॉर्मल बनी, जो बीटा सब यूनिट है वो एबनॉर्मल है। बीटा सब यूनिट कैसी बनी है, बीटा सब यूनिट कैसी बनी है, वो एबनॉर्मल बनी है। कैसी बनी है, एबनॉर्मल बनी है। उसकी वजह से क्या होगा, देख बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, ये देख, ये आरबीसी है, ये आरबीसी पहले कुछ इस तरीके का था, ये देखियो, पहले कुछ इस तरीके का था, इसमें ये अल्फा सब यूनिट थी ऐसे, ठीक है, और एबनॉर्मल बीटा सब यूनिट थी। अब क्या हो गया, ये सब यूनिट ने, ये सब यूनिट जो है बेटा, ये आपस में पॉलीमराइज कर गई। पॉलीमराइज का क्या मतलब है, जुड़ गई। ये देख, ये आपस में क्या कर गई, पॉलीमराइज कर गई। ये ऐसे आपस में क्या कर गई, पॉलीमराइज कर गई। उसकी वजह से ये आरबीसी कैसी शेप का हो गया, ऐसी शेप का हो गया, इस तरह का हो गया। तो ये कैसा हो गया बेटा, सिक्कल शेप हो गया। और सिक्कल शेप क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये बीटा सब यूनिट और एबनॉर्मल है। उसकी वजह से क्या हुआ है बेटा, जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज कर गया है। पॉलीमराइज समझ में आता है, आपस में जुड़ गया है, क्लियर, आपस में जुड़ गया, और ये सिक्कल शेप का हो गया। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो, आपको ध्यान क्या रखना है। हेमोग्लोबिन की, मेरी बात सुन लो ध्यान से, आरबीसी एक सेल होता है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन बनता है। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा सब यूनिट की जीन होती है, और क्रोमोसोम नंबर 16 पर अल्फा सब यूनिट की जीन होती है। इस बात में कोई डाउट है? इस बात में कोई डाउट है? क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा सब यूनिट की जीन है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर अल्फा सब यूनिट की जीन है। तो जब हमारे पास अल्फा और बीटा नॉर्मल जुड़ते हैं तो हेमोग्लोबिन इसमें आ जाता है, और ये आरबीसी बाई कनकेव शेप का होता है। लेकिन अगर मेरे पास HbS होता है, म्यूटेशन है, तो ये बीटा सब यूनिट एबनॉर्मल बनती है। एबनॉर्मल बनने की वजह से ये जो हेमोग्लोबिन बना, ये पॉलीमराइज कर जाता है। पॉलीमराइज करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेता है आपस में, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके आपस में पॉलीमराइज कर गया। उसकी वजह से ये, इसकी शेप ऐसी हो गई। जब ये शेप ऐसी हो जाती है ना बेटा, जब ये शेप ऐसी हो जाती है तो देखो क्या होगा, जब ये शेप ऐसी हो जाएगी तो नॉर्मली आपके पास मान लो ब्लड की ट्यूब है, ये नॉर्मल ब्लड की ये ट्यूब है मेरे पास, ये ब्लड की नॉर्मल ट्यूब है ऐसे, ये कनेक्शन है यहां पर। तो नॉर्मली क्या है, अगर हेमोग्लोबिन में आपके पास आरबीसी ऐसी शेप का है तो आसानी से निकल जाता है, आसानी से क्या होता है, निकल जाता है, ऐसी शेप वाला आरबीसी, यस, आसानी से निकल जाता है, यस, निकल जाता है।
लेकिन अगर मेरे पास आरबीसी ऐसी शेप का हो जाए जो आसानी से निकल नहीं पाएगा, फंसने लगेगा यहां पर, जैसे ये वाला जो आरबीसी होगा ना, ये वाली शेप का आरबीसी यहां फंसने लगेगा, इस तरीके से यहां पर क्या होगा बेटा, ये फंसने लगेगा, यहां पर ब्लॉक हो जाएगा। तो जब ये ब्लॉक हो गया यहां पर, ये वाला सिक्कल शेप वाला क्या हो गया, सिक्कल शेप का जो आरबीसी है वो यहां पर ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब रुकने लगा। रुकने से क्या होगा, यहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। यस और नो? अगर ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा सर? सर सीवियर पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, और उसके बाद ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये क्लियर है? और एक बहुत दुखद मेरे साथ एक घटना ही बोलेंगे बेटा। एक बच्चा था, उसको सिक्कल सेल में, शायद 2017 या 18 की बात है, उसको सिक्कल सेल अनीमिया था। वो मेरी क्लास में भी था और मैं जानता था, मतलब मुझे पता था, पर मुझे नहीं पता था कि उसको इतना सीवियर प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे का एज उस वक्त 18 साल था और उसके पैर में दिक्कत थी, वो भी सिक्कल सेल अनीमिया की वजह से। अच्छा, उसको क्या था, सिक्कल सेल अनीमिया ऐसे नहीं था कि उसके नॉर्मल आरबीसी रहते थे, लेकिन जब कभी उसको वो हो जाता था, मतलब बहुत गर्मी हो जाती थी या बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती थी, उस केस में, और या ऑक्सीजन हो जाता थे। याद है कि मतलब क्लास चल रही थी, पेपर पहले आपको पता है मई में ही होता था, कोविड से पहले। तो मई में पेपर था, वो क्रैश कोर्स में था। तो उन दिनों वो क्रैश कोर्स में क्लास अटेंड कर रहा था, मुझे याद है। तो उसने बोला कि मुझे पेन हो रहा है। और होता क्या है बेटा कि बड़े बड़े कोचिंग भी हों तो लाइट चली जाती है, तो एसी लाइट्स पे चलते नहीं है। यस, आवाज नहीं आ रही मेरी? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? सुन लो ध्यान से। मतलब क्रैश कोर्स में 2017-18 के बैच में था, लाइट चली गई थी उस वक्त, और वो बिना एसी के पढ़ता रहा, मुझे मुझे ध्यान है जहां तक। फिर उसको पेन हुआ, वो घर गया, ठीक है। और उस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया मतलब डायग्नोज हो गया कि उसके आरबीसी को अचानक सिकलिंग हो गई। हमने बोला सिकलिंग हो गई, तो मुझे उम्मीद थी शायद वो इम्प्रूव हो जाएगा, पर वो इम्प्रूव नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, उसको सिकलिंग हो गई, और सिकलिंग होने के बाद क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज करती है। तो जैसे जैसे जिन जिन ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई डिक्रीज करी, जैसे किडनी में डिक्रीज करी, तो उसकी किडनी डैमेज हो गई। तो इस तरीके से मतलब उसको 3-4 दिन के बाद वो बच्चा सरवाइव नहीं किया, और वो मतलब उसके लिए नीट के लिए ही पढ़ रहा था। तो पेन होता है, मतलब मुझे मतलब पेन, मतलब उस तरीके से याद है, उसने बताया सर पेन हो रहा है। तो उसके पेरेंट्स को कॉल किया, बुलाया, और वो थोड़ा सा जज्बा था उसमें कि नहीं सर मुझे करना है, मुझे नीट बनना है। तो बेटा मतलब इस तरीके से होता है, हमारे आसपास हमें चीजें दिखती हैं। तो मुझे पता है ये बात कि बहुत ज्यादा जब सिकलिंग हो जाती है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और जिस भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा ना। यस, हाँ, ठीक है, यस, हाँ। और वो बच्चे का 1 साल पहले खराब हो गया था क्योंकि एडमिट था वो, इस वजह से। यस, ठीक है, इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो। और होता क्या है, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे किस्से होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे उसमें रह जाती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार शायद उस दिन वो क्लास नहीं आया होता, शायद हमें पता होता पहले से कि यार थोड़ी देर भी गर्मी में बैठने से इसको दिक्कत होगी, है ना। यस, तो हमें मतलब काफी इस चीज का वो रह रहा है। एक बार लिख लो आप लोग, लिख लो, फटाफट से लिख लो, फिर आगे कर रहे हैं। इसको फिनिश करते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया को, जल्दी से। यस, अब बेटा अगर किसी को है तो ट्रीटमेंट ये है कि उसको क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरे हिसाब से वो कैरियर था, शायद कैरियर था, उसकी भी सिकलिंग हो रही थी, है ना। वैसे
नॉर्मल फिनोटाइप है, जैसे ये नॉर्मल फिनोटाइप कैरियर में होता है, लेकिन ऑक्सीजन कब होगा ना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, नॉर्मल वाले में भी, इस वाले में, इस वाले में। पर तेरी एनसीईआरटी लिखती है नॉर्मल आरबीसी है, तो अपने वही लिख रहे हैं। पहले इतना लिख लो, फिर आगे कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा बेटा। इंसान के ना होने से वैल्यू बाद में पता चलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाला लिख लो, अगला लिख लो ये वाला जल्दी से, फिर मैं आगे इसका रीजन बताऊंगा। सिम्टम्स बता दिए ना बेटा, सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स है। सिम्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं सिम्टम्स समराइज कर रहा हूं, सिम्टम्स को मैं आपको समराइज कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। अगर आपको सिम्टम समझ में आएंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। फर्स्ट, आरबीसी सिकल शेप है। सेकंड, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, ये समझ में आ रहा है, यही तो सिम्टम होंगे। सीवियर पेन, और फोर्थ, ऑर्गन डैमेज, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वहां ऑर्गन की क्या हो जाएगी, डैमेज हो सकती है। ये सब सिम्टम्स है, ठीक है। ये वाला नोट कर ले फटाफट से, ये दोनों नोट कर ले। ठीक है, ठीक है बेटा। यस, आगे लिख लो एक बार, इसमें लास्ट चीज बता रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया में देख लो फटाफट से, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना पड़ेगा, देख बेटा, तुझे ये पता है कि मान ले मैंने यहां पर लिख दी है HbA जीन। जीन किसकी बनी होती है, डीएनए की। इधर ध्यान से देखियो, जीन किसकी बनी होती है, डीएनए की बनी होती है। तो ये मैंने डीएनए लिखा है, तो ये कौन सी जीन है, नॉर्मल। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया HbS जीन, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, सिकल सेल वाली एलील हो गई या जीन हो गई। यस, तो यहां पर 5-3- है और यहां 5 और 3 है। आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो ये मेरे पास क्या है, आरएनए है। ये क्या है बेटा, ये आरएनए है। यस और नो, ये क्या है सर, ये आरएनए है। आपको याद क्या करना है अपने स्कूल, मतलब नीट के एग्जाम के लिए, कि जो जीएजी था वो रिप्लेस हो गया है जीयूजी से, आरएनए में। अब आप एक चीज समझो, इसको कैसे याद करोगे। आरएनए में जीएजी से रिप्लेस हो गया जीयूजी में, और जब उससे चेन बनी, बीटा चेन कैसे बनेगी, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, और इसमें अमीनो एसिड्स होंगे। ये क्या होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। यस, ये अमीनो एसिड्स हैं बेटा, अमीनो एसिड्स हैं। जो 6th अमीनो एसिड है, जो ये 6th अमीनो एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड था। ये क्या, ग्लूटामिक एसिड था। यस और नो, यस। अब इसकी जगह यहां एन टर्मिनल सी टर्मिनल, मतलब अमीनो एसिड की चेन है, बीटा चेन है। इसमें मेरे पास 6th पोजीशन पर कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया। कौन सा आ गया सर, वेलिन आ गया। कौन सा आ गया सर, वेलिन आ गया। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये कौन सी चेन लिखी है मैंने सर, बीटा चेन लिखी है। ये कौन सी चेन है सर, बीटा चेन लिखी है। अब आपको याद क्या करना है, आपको यह याद करना है कि सिकल सेल अनीमिया में, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन सिकल सेल अनीमिया में जो बीटा चेन है, ध्यान सुनेंगे बेटा, इन बीटा चेन
एट 6th पोजीशन एक अमीनो एसिड बदल गया है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है, इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। उसकी जगह क्या आ गया, वैलिन आ गया है। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है बेटा, वैलिन आ गया है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुन लो ध्यान से। आप ये तो याद रख सकते हो कि जीएजी की जगह जीयूजी आ गया है। डीएनए पर कैसे याद करोगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, कि डीएनए पर याद करना मुश्किल हो जाता है बच्चे को। तो क्या करना है तुझे बेटा, ध्यान सुन, तुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहां पे ठीक करेक्शन करूंगा। तुझे ऐसे याद करना है, तुझे ऐसे याद करना है, यहां पर लिख दे 5 से 3 यहां लिख दे 3 से 5, यहां 3 से 5 है, यहां 5 से 3 है। तुझे ऐसे याद करना है, जो इसका कोड है वही 5 से 3 का कोड होगा। तो यहां क्या आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा GAG। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा, CTC। यस, अब GUG आ गया, तो GUG को यहां क्या लिखेगा, यहां क्या लिखेगा GUG को, सर यहां लिखे यू तो होता नहीं है डीएनए में, तो यू की जगह क्या होता है टी, तो यहां लिखेगा GTG। यस, और यहां क्या लिखेगा CAC। मेरी बात समझ, तुझे कैसे याद करना है। जो GAG है ना, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो इसका कोड है वो इसका है, फिर इसका अपोजिट लिख दे, और जो इसका कोड है वो इसका है, पर यू नहीं होता डीएनए में। डीएनए में क्या नहीं होता, यू नहीं होता, तो टी होता है। तो GTG इसका अपोजिट लिख दे, क्योंकि तू एग्जैक्टली ये याद करके चला जा, बहुत कम चांस है, ऐसा बहुत कम चांस है कि तुझे ये याद रहे, मुश्किल चांस है। तुझे याद क्या रखना है कि एमआरएनए पर, ये एमआरएनए बेटा, एमआरएनए पर जीएजी की जगह जीयूजी आ गया। नीट में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर वाली, एयूजी किसके लिए कोड करता है सर, मिथ्योनिन के लिए, यस और नो, यस सर। और ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है, फिनाइलएलेनिन के लिए। अब हमें कहीं भी ये याद नहीं करना है। अब देखो वो ये भी तो दे सकता है कि जीएजी किसके लिए कोड करता है, सर ग्लूटामिक एसिड के लिए। जीयूजी किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए। ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, GTC होगा डीएनए पर, चेक करियो कहां GTC है, ये GTG तो लिखा है। अरे GAG रिप्लेस बाय GUG, सही तो है ये, क्या गलत है इसमें, GAG रिप्लेस बाय GUG, GTG लिखा तो है GTG, और यहां CAC आ गया, सही है बेटा, इससे मिला ना, इससे मिला। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, तू ये याद करके चला जाएगा आसानी से, ये याद हो जाएगा तुझे, सर नहीं होगा ये याद, ये याद नहीं होगा। तुझे क्या याद करके जाना है, सिर्फ एमआरएनए का, कि GAG की जगह GUG आया है। यस, उससे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया है, सर वैलिन आ गया है। अब तू GAG से डीएनए लिख सकता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, जो GAG का कोड है वही 5 से 3 डीएनए पर कोड होता है, उसका अपोजिट लिख दे, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दे। ऐसे ही जो GUG का कोड है वो यहां लिख दे, भाई यहां G लिख दिया, यहां G लिख दिया, U हो नहीं सकता, T हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दे। यही तो कह रहा हूं। और ये कौन सी पोजीशन है, 16th पोजीशन है। कौन कौन बताएगा कि कौन सा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मुझे बताए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ये 5 कोडोन हो गए, 1 2 3 4 5 कोडोन हो गए। ये छठा कोडोन है, या 17th नंबर, सॉरी 15 के बाद 16 17th नंबर का न्यूक्लियोटाइड है। नहीं, किसी को पता चला क्या बताया मैंने, नहीं पता चला ना, मक्कारो कब पढ़ना सीखोगे तुम भाई। एक एक कोड जो है वो एक ये पूरा एक कोड है, 3 का एक कोड है, एक अमीनो एसिड के लिए होता है। तो यहां 5 अमीनो एसिड है पहले से, तो 5 अमीनो एसिड का मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 15। इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, तो 16 17। ये बदला है ना, ये बदला है ना, ये यहां पर ये बदला है ना, तो 17वें नंबर पे म्यूटेशन हुई है। यस,
या छठे कोडोन पे म्यूटेशन हुई है। यस, ठीक है, बचा हुआ कल कर रहे हैं और कल क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, ठीक है। अभी 1-2 दिन क्वेश्चन भी करेंगे और साथ के साथ मॉलिक्यूलर स्टार्ट करेंगे। प्लीज क्वेश्चन के लिए सारा पढ़ के आना अब, ठीक है। सारी डीपीपी सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। यस, अरे सही है। नहीं बेटा अभी टाइम बाकी है, पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ मैं थक गया, पता नहीं क्यों आज, कल रात में क्लास लेट हुई। कल पीवाई क्यों करेंगे? हाँ बेटा थोड़ा सा है, ये आधे घंटे का है। चलो बाय, मन नहीं कर रहा, थक गए। बुक आ जाएगा बेटा।